दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वन नतात के लिए कुछ कम ना थे करूबियाँ। जनाब, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत और अपने कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत, और आप सब उनसे बखूबी वाकिफ भी हैं। नाम है उनका सैयद एम रज़ा, और ये अपने फील्ड में बहुत कामयाब हैं। पर्सनल इंजरी लॉयर भी हैं और कम्युनिटी के हेल्पर, और बहुत खूबसूरत शख्सियत। और आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी है कि अदब से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और अदबी ज़ौक़ और शौक़ भी रखते हैं। तो मैं स्टूडियो में आपको वेलकम कहती हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़रत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने स्टूडियो में आज मुझे इनवाइट किया ई आवाज़ शो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आप जैसे मसरूफ़ लोग, मसरूफ़ शख्सियत अगर यहाँ पे आएँ तो मैं अपनी खुश नसीबी समझती हूँ। तो ये कि बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे जहन में आ रहे थे जो मुझे करना था, और मैं ये चाहती थी कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे राइट्स क्या हैं। हम जब कनाडा में आते हैं अपने बैक होम से, तो बहुत सारे मुश्किलात में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमें, जिनको हम जानना चाहते हैं और कोशिश करते हैं उसका सही हल ढूंढना चाहते हैं। तो मैं यही पूछूंगी कि सर, आप तो ज़ाहिर है बहुत अच्छे शोबे से ताल्लुक़ है आपका, और ये कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये कि सर, अगर किसी शख्स का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करे? आपको फ़ोन करे फ़ौरन, एनी टाइम? जी फ़रत साहिबा, क्या करना चाहिए? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले थोड़ा सा मैं ज़रा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कनाडा जब मैं आया अबाउट 2007 में, जी, तो यकीनन हर शख्स जो यहाँ पर आता है कनाडा में, उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रगल उसको इनिशियली जो है वो करनी पड़ती है। यकीनन यकीनन। और वही स्ट्रगल जो है वो कनाडा में आपको कामयाबी की मंजिल की तरफ लेके जाती है। बेशक। तो क्योंकि मैं जो था वो पाकिस्तान में भी जो है वो लॉयर था, वहाँ भी जो है मैं लोकल लेवल पॉलिटिक्स में भी था वहाँ पे जी। और उसके अलावा कम्युनिटी वर्क में भी वहाँ पे मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि जब आप जो है वो लीगल प्रैक्टिस करते हैं तो लीगल प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है वो कम्युनिटी जो है ना उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए कि कम्युनिटी के लोगों से जो आपको फीडबैक मिलता हैगा कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं, तो फिर उस पर जो है वो जो हमारी जो एसोसिएशन है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट होती हैगी और उससे फिर नए नए कवानीन जो हैं वो भी बनते हैंगे। जी जी। आप देखें कि जो ज़्यादातर कानून बनते हैं वो बनते हैं कि सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। जी। फर्ज किया अगर मैं आपको एक लोकल एग्जाम्पल दूं कि हाउसिंग का जो है एक इशू क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल, तो अब उस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट इस किस्म के जो है वो कानून बना रही है कि लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके कि उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने देखी होगी कि जो इलीगल जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही थी, यानी एक यूनिट को 2-3 यूनिट में, तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो लॉज बन रहे हैं ताकि कम्युनिटी के लोगों को या जो उस एरिया में जो रह रहे हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अवेयरनेस भी हो जाए। जी जी। तो लॉ जो है ना वो बेसिकली ये कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर लॉ जो है ना वो वर्क नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लॉ जो है वो लॉ होता है कि जिसको लोग माने। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला उसूल जो है वो लोग माने। तो इसलिए अगर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उस लॉ को एक्सेप्ट करने के लिए फर्ज किया तैयार नहीं है तो वो लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो लॉ ऐसा होना चाहिए जो लोगों की उम्मीदों और उनकी एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये आपका जो है ये थोड़ा सा, तो फिर मैं बता रहा था बैकग्राउंड थोड़ा सा कि जब मैं आया तो उसके बाद में जो है वो मैंने कहा कि जी यहाँ पर जो है वो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो
लॉयर्स थे ना, आज से कोई अपना आप समझ लें कि 10-12 ईयर्स बिफोर, जी जी, वो बहुत शॉर्टेज थी लॉयर्स की। अच्छा, उसका रीजन ये था कि जो सिस्टम था ना, हाँ हाँ, वो उस तरह से जो फॉरेन क्वालिफाइड है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। सही, तो जब बेसिकली, लेकिन फिर हुआ ये कि जो गवर्नमेंट थी उसने रियलाइज किया कि ये लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन उनके इश्यूज जो हैं, अब इसी तरह से जैसे उनके मेडिकल इश्यूज भी हैं, जो हाँ, हाँ। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, आप सुनती जी, जी, होंगी इसी तरह बिल्कुल। से। तो वो इश्यूज उनके जो है वो बेसिकली पर्टिकुलरली जो लीगल इश्यूज हैं, हाँ हाँ, उनके लिए उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही हैगी, क्योंकि नंबर 1 शॉर्टेज थी, हाँ हाँ, नंबर 2 जो फी स्ट्रक्चर था वो काफी हाई था, जी, जिसकी वजह से जो हैगा वो जो शॉर्टेज थी, हाँ हाँ, तो ये जो थी ये लोगों में जो है ना वो, जिसको कहना चाहिए ना, एंजाइटी प्रोड्यूस कर रही थी कि जी वेयर आर वी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। फर्ज किया इमिग्रेशन इश्यूज हैं, उसमें हमें प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है कि हमारे जो है लिटिगेशन के इश्यूज हैं, उसमें हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है कि। तो इसको देखते हुए फिर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो ओपन अप किया सिस्टम को। जी, जब सिस्टम को ओपन अप किया तो उस सिस्टम के ओपन अप करने की वजह से जो फॉरेन क्वालिफाइड जो लोग थे उनके लिए मेन स्ट्रीम में आना आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पहले जो थे वो लोग 3-3, 4-4 साल लगे रहते थे और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, वो क्वालिफाइड होते थे। ये नहीं कह रहे कि वो क्वालिफाइड नहीं होते थे, वो क्वालिफाइड होते थे, लेकिन एक आपको जो डिग्री चाहिए है ना, जो आपको लाइसेंस चाहिए है, वो तो आपको प्रॉपर जब तक आप उसके एवेन्यूज के थ्रू नहीं जाएंगे जब तक आपको नहीं मिलेगा। बेशक। तो ये जो था तो उसको जो है वो थोड़ा फैसिलिटेट किया, तो लोग जो है वो फिर जो है वो जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे, लीगल प्रोफेशन से, वो जो है उनके लिए आसानी हुई। तो उसमें जो है वो हम भी एक लॉयर बने, तो हमारा ये ड्रीम था यहाँ पे कि जी हम भी लॉयर बने और यहाँ पे लोगों के जो लीगल इश्यूज हैं उनको हम ट्राई टू हेल्प सॉल्व करें अपनी कम्युनिटी के लोगों तो की ये हेल्प जो करें। है ये बैकग्राउंड था। वाह, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। और ये कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। दूसरी बात है कि जब हम कनाडा हो या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अच्छे शहरी की तरह हमें उस सिस्टम में इन्वॉल्व भी होना होता है। हम जब तक कि जितनी आसानी से उस सिस्टम को समझ लें हमारे लिए बेहतरी होती है इस चीज़ में। तो सवाल मैं यही कर रही थी सर कि अगर यहाँ पे किसी का खुदा न खास्ता कार एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसको हल करें? जी, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए कि जब मैं लॉयर बना तो मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो इंजरी क्लेम्स में मैंने प्रैक्टिस करनी है। जी। उसका रीजन ये था कि मेरा थोड़ा पाकिस्तान से भी बैकग्राउंड था, जहां मैं लोगों को इंजरी क्लेम्स में हेल्प आउट करता था। वहां पे सिस्टम इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हैगा, हम उस पर भी बात करेंगे। जी जी। तो बेसिकली जब ये भी इंजरी हो जाती है, जो कार एक्सीडेंट हो या कोई भी स्लिप एंड फॉल हो या कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिस का इश्यू हो या कोई ऐसा मतलब ये कि इंजरी हो कि जिसकी वजह से जो है किसी की और की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व हो, तो उसमें जो है वो जो पर्सन हर्ट होता है उसके सर्टेन राइट्स होते हैं। जी जी। तो लॉ में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं टॉर्ट, TORT। ये जो टॉर्ट होता है इसका मतलब ये होता हैगा कि क्लेम इन नेग्लिजेंस। ये टॉर्ट जो है ये डेवलप हुआ था इंग्लैंड में। अच्छा। इंग्लैंड में एक टॉर्ट डेवलप हुआ इंग्लैंड में। उसमें हुआ ये था कि जो जजेस ने जो पॉइंट डिसाइड किया वो ये था कि एक रीजनेबल पर्सन को जो है फोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसके इस एक्शन से कोई हर्ट हो नहीं होगा। वाह, बहुत खूब। यानी अगर फर्ज किया कि अगर मैं ओवर स्पीड चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन, उसके ब्रेक्स नहीं है, तो मुझे इस बात का कोई भी रीजनेबल पर्सन इंक्लूडिंग मी, कोई भी हो, उसको अंदाजा है कि ओवर स्पीडिंग और अगर मैकेनिकल डिफेक्ट हैगा तो उसका जो है वो
क्या हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये फोर्सिएबिलिटी है, बिल्कुल। इसी पे सारा जो है वो ये लीगल सिस्टम बेस करता है, सारा दारोमदार है इसी पे। नहीं तो सर ये क्लेम कैसे करें हम, क्या तरीका है इसका क्लेम करने का? जी जी जी, क्लेम करने के लिए बेसिकली जो है वो हर शख्स की यहाँ पर इंश्योरेंस होती है जी। अगर आप कार ड्राइव कर रही हैं, आपके पास भी इंश्योरेंस है, मेरे पास भी इंश्योरेंस है। जी जी जी। इसी तरह से कोई भी बिजनेस हैगा, हाँ, ये उसकी भी एक लाइबिलिटी, घर हो या कोई बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी हो, इंश्योरेंस यहाँ पे तो मैंडेटरी है। जी बिल्कुल। वो इसलिए कि आप, अच्छा, उस इंश्योरेंस में जो एक एलिमेंट होता हैगा वो होता है लाइबिलिटी का। जी बिल्कुल। लाइबिलिटी का मतलब ये है, फर्ज किए जैसे मैं मिसाल दूं, आपका घर है जी, उसकी इंश्योरेंस है, हाँ, उसका आप एक प्रीमियम पे करती हैं, हाँ बिल्कुल, 150 200 व्हाटएवर इसकी, उसमें अगर आप पॉलिसी रिव्यू करें तो उस पर लिखा हुआ होगा पर्सनल लायबिलिटी 1 मिलियन। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो कोई आता है और कोई स्नो वगैरह आएगी, कोई स्लिप हो जाता हैगा और उसको कोई जो है वो डैमेज हो जाती है, उसका नी लेग ब्रेक हो जाती है, कोई एल्बो वगैरह वगैरह, तो आप को अगर वो क्लेम करता है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको अप टू $1 मिलियन तक का कंपेंसेशन देगी आपके बिहाफ पे। वाह, अच्छा जी, ये तो बड़ी नई बात मुझे सुनने को। मैं तो सिर्फ कार एक्सीडेंट को ही समझ रही थी कि कोई इंजर हो जाए और ये प्रॉब्लम, यानी अगर स्लिप हो जाते हैं आप बर्फ में तो उसके भी वो क्लेम कर सकता आप पे, तो क्या वो सू करेगा? जी हाँ, उसमें यह है कि जो भी, जैसे अब फर्ज किया कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई इंसिडेंट हो गया, हाँ जी जी, तो जो भी जो है वो अफेक्टेड पर्सन हैगा, इंजर्ड पर्सन हैगा, तो वो यकीनन मुझे जो है वो सू करेगा। जब वो मुझे सू करेगा तो मैं वो क्लेम जो है वो, अच्छा, उस सू करने के लिए वो क्या करेगा, पहले एक लॉयर रिटेन करेगा। इट कुड बी मी, इट कुड बी एनीबॉडी एल्स, राइट? बिल्कुल। जब वो लॉयर रिटेन करेगा तो लॉयर जो होता है वो सबसे पहले कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करता हैगा। बिल्कुल। यानी लॉयर ये देखता हैगा कि आया ये जो गिरा हैगा इसमें आया प्रॉपर्टी ओनर जो है उसका कोई फॉल्ट हैगा, यानी उस जगह पे जो है वो वाकई जो है वो ऐसी कंडीशंस थी, स्लिपरी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, या इसकी अपनी नेग्लिजेंस इन्वॉल्व हैगी, ये हैगी। तो जब वो जो है वो जब प्रॉपर्टी जो है वो जब नेग्लिजेंस हमें लग जाता है कि मतलब ये कि तकरीबन नेग्लिजेंस हैगी वहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर की, यानी उधर सॉल्टिंग नहीं हुई, प्रॉपर सिनो क्लीनिंग नहीं हुई वगैरह वगैरह, तो जो है वो हम फिर कभी ग्रास भी बहुत बड़े हो और बहुत सारे बुशेस हो, झाड़ी जंगल की तरह बन गए हो, जब भी तो आपने देखा होगा कि ये पील रीजन वालों का लेटर आता है बाज लोगों के, अगर प्रॉपर आपने ग्रास कटिंग नहीं की हो और ये कि स्नो भी अगर साफ ना किया हो आपने तो फौरन ये सब चीजें होती हैं, और ये तो लोगों के राइट्स हैं कि उसको क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है, तो अब मैं बात कर रहा था कि जब वो किसी लॉयर के पास आता है तो लॉयर इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्लेम इशू करता है। क्लेम जो होता है वो सर्व किया जाता हैगा जो प्रॉपर्टी ओनर होता है उस पे। अच्छा, वो प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी ओनर जो होता है सर, तो क्या वो अपने जो उसके कहना चाहिए कि इंश्योरेंस होता है ना, उस पे वो डिपेंड करता है वो सारी चीजें, उसको फिर उसको इन्फॉर्म करेगा वो कि हमारे प्रॉपर्टी पे यह हादसा हुआ है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करेगा, और जो जिसके साथ हादसा हुआ है वो आपको इन्फॉर्म करेगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो आप उसके फिर लॉयर से मिलेंगे, बात करेंगे या फिर क्लेम दिलाएंगे आप। तो ये तरीका है यहाँ पे, है ना। तो कार एक्सीडेंट में अक्सर ये होता देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक आदमी की गलती है, दोनों आदमी की गलती नहीं है, ठीक है, और कभी ये भी होता है कि कोई मार के आपको चला गया, भाग गया, तो फिर ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं सर? लेकिन यकीनन जब कार एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक ना एक तो फॉल्ट पर होता है ना, जब भी एक्सीडेंट एक की गलती होती है, वरना तो एक्सीडेंट जो है वो नहीं होता। अगर फर्ज किया सारे लोग गलती तो होती सारे स्मूथ जा रहे हैं, फर्ज किया कि मैं ग्रीन पे जा रहा हूँ और दूसरे के लिए जो है वो रेड लाइट है, उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, जी, राइट, इसी तरह से मैं स्टॉप हूँ और किसी ने रियर एंड कर दिया, तो एक की तो गलती है कि जब ये एक्सीडेंट। और अक्सर ये भी होता है कि यू टर्न ले रहे हो आप, जी ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में भी यही हुआ एक दफा, तो यू टर्न ले रहे हैं आप और आपको यू टर्न लेने वाले को ये अंदाजा नहीं कि मेरी गाड़ी है लेफ्ट साइड पे, और आ करके ढा करके मार के चले गए वो ना। अच्छा, और ये फिर बड़े आराम से ये भी कह देते कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मतलब कह सकते हैं ना। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि आपके जो भी नाजरीन है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं ये दे दूं कि
एक वेबसाइट हैगी फॉल्ट डिटर्मिनेशन रूल्स, सही। अगर आप गूगल करें हाँ हाँ तो फॉल्ट डिटर्मिनेशन रूल्स जो है वो आ जाएंगे। हाँ वो जो है गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैंगे, तो आपको उस पे जो है वो डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स मिलेंगी, यानी गाड़ियों की पोजीशनिंग कि किस पोजीशन में कौन सी गाड़ी है तो किसका फॉल्ट माना जाएगा। सही। तो उससे जो है जो भी कोई ऐसे आपके लिसनर्स जो हो इस वक्त जो आपका प्रोग्राम ये देख रहे हो, जी जी उनके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो वो जो है वो उन फॉल्ट डिटर्मिनेशन रूल्स को जो है वो देख सकते हैं। जी जी ये जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी जी। तो सेकंड चीज जो आपने सवाल किया हाँ हाँ कि जो आपका क्लेम हैगा हाँ हाँ उसको प्रोसीड करने के लिए जो इंजरी क्लेम हैगा, हाँ हाँ वो जब भी इंसिडेंट होता है तो आपने सबसे पहला काम ये करना हैगा कि आपने जो है वो जो एविडेंस जो है ना वो आपने कलेक्ट करनी हैगी, सही। यानी सीन ऑफ इंसिडेंट से। फर्ज किया जो है वो गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह लें, अपनी गाड़ी की पिक्चर लें, दूसरी गाड़ी की पिक्चर लें, और जी, इसी जी। तरह से जो है वो इंटरसेक्शन है उसकी पिक्चर्स ले लें। अगर कोई विटनेसेस हैं तो उनका आप जो है वो नेम और फोन नंबर वगैरह आप ले लें, ताकि आपको जो है वो बेसिकली अगर आपकी ये गलती नहीं हैगी हाँ हाँ तो आपको जो है वो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस भी सर जी 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 उसके भी लेना होगा आपको? जी हाँ जी, अच्छा, ये ड्राइविंग सारी चीजें यानी जी। गाड़ी की पिक्चर ले लें, जी हाँ किस जी तरह जी हाँ। लगी है गाड़ी, वो जी हाँ। सारे चीजें। जी तो हाँ। क्या उस आदमी ने जिसने मारी उसकी भी पिक्चर लेनी चाहिए? वेल उसकी पिक्चर लेना तो जरूरी नहीं है, वो इसलिए हाँ, कि हाँ। आप ड्राइवर लाइसेंस की पिक्चर ले लेंगे तो नहीं, बहुत जैसे होगा। मैंने आपको बताया कि अक्सर ये होता है कि भाग भी जाते हैं लोग, हाँ ऐसा होता है। नहीं हाँ आपने देखा कि हाँ, कितनी दफा ऐसा हुआ जी, है जी, कि जी, सारे बिल्कुल। कुछ हुआ, ये सारे केस में वो गायब वो आदमी, हाँ, नहीं, और ये उसने वो भी कहा होता है कि हाँ ठीक है आप कर लें, अपने इंश्योरेंस वाले को इन्फॉर्म करें, अब मैं भी अपने इंश्योरेंस वाले को फोन करता हूँ, उसके बाद वो साहब गायब। हाँ नहीं देखें, एक चीज ये है कि दूसरी गाड़ी वाले को आपने कोशिश ये करनी है कि आप कुछ ना कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन आप ले ले लें। लें। फर्ज कर लिया कि अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है हाँ हाँ तो जल्दी से उसका जो है वो सेल फोन से उसकी नंबर प्लेट ही ले लें। नंबर प्लेट ले लें। उसमें एक चीज जो है वो ये हैगी कि बेसिकली अगर फर्ज किया कि आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका जो प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम है यानी गाड़ी का जो क्लेम है वो डिनाई कर सकती है, अच्छा या आपसे कहेगी वो कि जी हम आपको 50% जो है वो पे करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें वो व्हीकल आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। वो इसलिए इसका रीजन ये हैगा कि जो एट फॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी हैगी, यानी वो ड्राइवर जो एट फॉल्ट है उसकी इंश्योरेंस जो है वो जो नो फॉल्ट पर है उसको क्लेम पे करती है। फर्ज किया कि मैंने अगर फर्ज किया आपको हिट किया और आपकी गाड़ी को 20,000 का डैमेज हुआ तो आपकी गाड़ी को जो पेमेंट होगी वो इंटरनली मेरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अच्छा जी। वाह, कितनी मालूमाती बातें और काम की बातें आप सब देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। आज हमारे साथ सैयद एम रजा साहब हैं मौजूद, और मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फौरन वापस आती हूँ और फिर इस सिलसिले को वहीं से लेके चलती हूँ। थैंक यू। जी, आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत सैयद एम रजा साहब, और मैं इनसे बातचीत कर रही हूँ और आप सब भी देख रहे होंगे कि कितनी मालूमाती प्रोग्राम है ये। सही सब मैं आपसे ये पूछूंगी कि अक्सर ये होता है कि लोग क्लेम करते हैं, आपके पास आते हैं, आप बताते हैं प्रॉब्लम से कि ये हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें कितना टाइम हो जाता है सेटिंग में कि आपको लगता है कि हाँ 2-4 महीने में, 2-4 हफ्ते में, साल में, या उसकी नौयत होती है एक्सीडेंट होने वाले की, इंजर होने वाले की नौयत पे ही करते हैं? ये सब कैसे होता है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और आपने थोड़ा सा जवाब भी देने की कोशिश की है। जी खुद ही। जी हाँ जी। तो बेसिकली जो पहला पर्पस है ना इंजरी क्लेम का, वो मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं है। पहला पर्पस ये हैगा कि रिहैबिलिटेट किया जाए। अच्छा, जो इंजर्ड पर्सन है उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। जी जी। यानी अगर मैं इंजर्ड हुआ हूँ तो मेरे लिए जो मेरी फिजिकल इंजरीज है उनसे रिकवर होना बहुत ज्यादा जरूरी हैगा। तो आप रिहैब के पास भेजते हैं उनको? जी हाँ जी हाँ जी।
तो पहली चीज ये है कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाए, नंबर 1 चीज। और इंश्योरेंस का गोल भी यही है, इंश्योरेंस कंपनीज का, आपने सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ एडवाइजर, हेल्थ एडजस्टर, उनका गोल भी यही है कि आपको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अच्छा, उस ट्रीटमेंट में जो है वो फिजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, कॉग्निटिव भी हैगा, और उसके अलावा जो पर्सनल नीड्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट हैगा सारा। और अगर फर्ज किया कि होम असिस्टेंस चाहिए हैगी, हाउस कीपिंग के लिए असिस्टेंस चाहिएगी, वो सारी अवेलेबल है उसमें। सारा सेटअप आप करके देते हैं? सारा सेटअप हम लोग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के कोऑर्डिनेशन के साथ, एंड इट दिस ऑल पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, जो एक एक्सीडेंट है सर, बहुत माजरत के साथ, क्या इंश्योरेंस आपका बढ़ जाता है? हाँ, ये आपने जब हम क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस तो बढ़ जाता है लाजमी, हम जो इंश्योरेंस दे रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इसमें जो है वो लोगों को मिसकंसेप्शन है, मैं उस पर आता हूँ जी। तो एक एक्सीडेंट का $65,000 तक का ट्रीटमेंट होता है, या 5 years। यानी अगर आज एक्सीडेंट हुआ है तो आज से 5 साल आप जो है गो फॉरवर्ड 5 साल तक, इतना लंबा भी हो सकता है। जी, और कितना शॉर्ट होता है सर, या ये भी बता। 2 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 2 साल 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अच्छा, तो जो है वो, और इन क्रिटिकल केसेस, यानी क्रिटिकल इंजर्ड केसेस में ये $1 million तक भी हो सकता है। अच्छा, यानी जो आपको ट्रीटमेंट अलाउ है, $1 million तक भी हो सकता है। तो होता ये है कि लोग थोड़े अरसे में 80, 90, 70% रिकवर कर जाते हैं। जब वो रिकवर कर जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके जी, नाउ यू हैव रिकवर्ड दिस मच, सो व्हाट वी वांट टू डू इज दैट वी वांट टू क्लोज योर केस एंड वी वांट टू गिव यू, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं लेती क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं, लंबी एक लाइन लगी रहती है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, लेट्स टॉक एंड सेटल। तो 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, whatever it is, you know what, we can get you the money। सर, एक बात और, सॉरी आपकी बात काटी में, तो क्या फीस का क्या तरीका है? फीस आप क्या उन्हीं में से लेते हैं? जी, या फिर आपको? जी, हमारी फीस जो है बेसिकली ये कंटिजेंसी बेस्ड है। यानी जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने वो काम करने की सोचा जिसमें क्लाइंट को फीस ना देनी पड़े और हम जो है वो क्लाइंट को सर्व करें। तो ये ऐसा ही है। तो हम जो है वो क्लाइंट से फीस लेते हैं जब हम उसको सेटलमेंट दिला देते हैं। जब हम क्लाइंट से फीस लेते हैं, फर्ज किया कि हमने जो है $1 लाख का सेटलमेंट दिला दिया, नाउ वी चार्ज अवर फी। तो कोई परसेंटेज होता है सर? हाँ, इसका परसेंटेज जो है उससे निकाल करके आप यूजुअली हमारी फी जो है वो रेंज करती है बिटवीन 25 to 30%। सही, ये रेंज करती है हमारी फी। तो ये हमारे जो है वो रेट जरा डिस्काउंटेड रेट्स हैं, क्योंकि जाहिर आप कम्युनिटी के हेल्प कर रहे हैं, और ये कि शख्सियत जाने वाले अपने बैक होम से जो लोग आते हैं, तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि जहाँ तक हो हम सब एक दूसरे से मिलजुल करके ये काम। सर, एक बहुत मुख्तसर से जवाब दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, 2, 4, 6 महीने के बाद में, अल्लाह ना करे, या साल के बाद, 2 साल के बाद दोबारा उस शख्स का अगर एक्सीडेंट होता तो उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, ये भी आपका, मैं इससे पहले वो जो आपने इंश्योरेंस बढ़ने का सवाल किया था ना, मैं उसका थोड़ा सा जवाब बताइएगा, मुख्तसर जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस जब बढ़ती है आपकी जब आप एट फॉल्ट पर हो। अच्छा, यानी कनाडा में जो इंश्योरेंस सिस्टम है ना, वो है रिस्क बेस्ड सिस्टम। आपकी अगर गलती है तो रिस्क बेस्ड है। फर्ज किया कि अगर मैं जो हूँ एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट कर रहा हूँ, तो मेरी इंश्योरेंस फिर बढ़ेगी। वो इसलिए कि नाउ आई एम अ रिस्की ड्राइवर। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह से आपने देखा होगा जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और वो जो है फिर उनको जो है वो चार्ज हो जाते हैंगे और जो है वो फिर कोर्ट प्रोसेस होता है, तो उनको इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। मिलती भी है उनको तो 1200, 1300 और बहुत बराए नाम। जी, जाहिर उनकी गलती होती है। जी, तो इंश्योरेंस वाले इतना तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक चीज जो है, जो एक मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि क्लेम करने से इंश्योरेंस नहीं बढ़ती है। वो इसलिए कि अगर आप कभी अपनी पॉलिसी रिव्यू करें तो उस पर दिया हुआ होता है सारा कंपोनेंट। आपका ट्रीटमेंट का $20, आपका जो है वो रेंट कार का $15, उसका पूरा लिस्ट आपके पास आता रहता है, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि हाँ भाई, ये नहीं कि सारे लॉयर ही ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम सब कितने किस तरीके से रिहैब को दे रहे होते हैं और क्या है कैसे है। तो सर, अगर ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कंडीशन भी बहुत खराब है, ऐसे में तो क्या हमको फौरी पुलिस को करना चाहिए, एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए,
या फिर आपको हम करें कि भाई हमारे साथ ये हादसा हुआ, जी, जी। किसको पहले हम फोन करें? इससे पहले वो आपने पहले सवाल किया था ना कि अगर एक के बाद दूसरा एक्सीडेंट हाँ, दूसरा एक्सीडेंट हो जाए, जी हाँ, तो उसका उसमें भी कोई बताइएगा मसला सर। नहीं है। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होता है, कुछ लोगों की बैड Same लक thing। होती है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, हमारे पास ऐसा भी हुआ है, इस महीने एक एक्सीडेंट हुआ, नेक्स्ट मंथ दूसरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, ऐसा होता है अक्सर। एक साल के बाद दूसरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो हाँ, कोई तो मसला वो भी नहीं आपसे है। राब्ता कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक कोई है। मसला तो नहीं ये है। सर ये बताइएगा कि क्या हम पुलिस को करें, एम्बुलेंस को जी, फोन जी, जी। करें, या फिर आपको करें? जी, किसको जी, करें हम तो फौरी? आपने जो बेसिकली जो कॉल करना है ना, वो सबसे पहले आपने सीन ऑफ एक्सीडेंट से पुलिस को कॉल करना है। पुलिस को कॉल करें। आपने 911 पे कॉल करना हैगा। और अगर बहुत सी दफा पुलिस सीन पर आती हैगी, पुलिस सीन से एविडेंसेस कलेक्ट करती हैगी, गाड़ियों की पोजीशन देखती हैगी, और जो ड्राइवर्स है जो भी एट फॉल्ट है उसको चार्ज करती हैगी। जी, जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन बहुत सी सूरतों में पुलिस सीन पर नहीं आती है, वो कहती हाँ। है कि कोई ऐसी क्रिटिकल इंजरी नहीं है, हाँ, तो हाँ, आप लोग ऐसा करें, कोलिजन सेंटर पे जो है गाड़ी लेके आप चले जाएं, हाँ। वहां पर आप इंसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट कर दें। तो सही। इन दैट सिचुएशन यू डू दैट, हाँ, राइट। हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये हैगी कि पुलिस का सीन पे आना या ना आना इस बात का डिटर्मिनेशन नहीं है कि किसी का फॉल्ट नहीं हैगा। सही। फॉल्ट अपनी जगह फॉल्ट हैगा। हाँ, हाँ, हाँ। फर्ज किया अगर मैंने किसी को हिट किया हैगा, पीछे से रियर एंड किया हैगा, तो मेरा फॉल्ट हैगा। इसमें बिल्कुल। पुलिस आके मुझे टिकट दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं उससे पड़ता कोई फर्क हैगा। नहीं पड़ेगा। सिर्फ पुलिस नहीं हाँ। आई और उसने मुझे टिकट नहीं दिया, एंड दैट्स इट। हाँ, हाँ, Right? इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर ऐसा भी होता है, बाज दफा मैंने देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्बुलेंस आने में देर होगी, या फिर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती इस चीज की, तो वो कहते हैं कि अपनी गाड़ी में हम चले जाएं, इमरजेंसी में चले जाएं, जबकि उनकी कंडीशन भी खराब होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी में जाना चाहिए हॉस्पिटल, या फिर एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको नीड है ना, हाँ, तो हाँ, आपने एम्बुलेंस कॉल करनी है। करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वो इसलिए कि क्योंकि आपकी मोबिलिटी हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड हो, आपको हो सकता है ब्रेसेस, नेक ब्रेस की जरूरत होगी, वो लोग आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करके आपको स्ट्रेचर पे लगा देते हैं। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये हैगी कि जब आप एम्बुलेंस कॉल करते हैं ना, हाँ, तो हाँ, यहाँ पर हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। हाँ, हाँ, जब हम आगे जाते हैं ना लिटिगेशन में, तो एम्बुलेंस का जो रिकॉर्ड होता है ना, और हॉस्पिटल रिकॉर्ड, वो एज एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है। ओह, अच्छा। तो ये चीज ये बताता हैगा कि आपको पेन इनिशियली ही स्टार्ट हो इंजर गए हुए हैं आप? इनिशियली ही स्टार्ट हो गए थे। और आपको इनिशियली सीन ऑफ एक्सीडेंट पर जो है वो आपको जो है वो बेसिकली ये सिम्टम्स थे। क्योंकि जब एम्बुलेंस वाले आते हैं ना, पैरामेडिक, तो वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि पेशेंट इज कंप्लेनिंग हेडेक, पेशेंट इज कंप्लेनिंग नॉजिया, पेशेंट इज कंप्लेनिंग बैक पेन, पेशेंट इज कंप्लेनिंग आर्म पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हॉस्पिटल जब जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सारे प्रोसेस से गुजरना होता या है, ईसीजी वगैरह जो भी कुछ आपका हो रहा हैगा, वो सारा जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है। तो हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड पुल करते हैं तो उस पे सारी चीजें जो है वो फिर मेंशन, तो इससे ये पता चलता है कि इनिशियल इम्पैक्ट कितना सीरियस था। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे इंटेंसिटी का पता लगता है कि इंटेंसिटी कोलिजन की क्या उसकी थी, कंडीशन क्या है और क्या है, कितना ज्यादा। सर सॉरी आपकी बात काट रही हूं मैं, बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो गया है, उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ, या फिर हम मतलब मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हुआ होता है, जाने के बाद घर में दूसरे दिन बहुत मालूम हुआ कि पेन हो रहा है, बैक साइड पे हो रहा है, मेरे गर्दन पे, शोल्डर पे। तो उस सूरत में क्या करें? कितने दिनों का वक्फा होना चाहिए? कितने दिनों के अंदर, कितने घंटे के अंदर हमें फौरन इन्फॉर्म करनी चाहिए? देखिए, बहुत सी सूरतों में ये होता है जैसा आपने बताया ना कि लोग जाते हैं, क्योंकि ये जो विप्लैश होती है ना, ये विप्लैश बहुत सी दफा जो है वो इमीडिएटली आपको जो है ना वो पेन फील होना शुरू नहीं होता। ये जब आप जैसा आपने कहा आप जाते हैं तो आपको नेक फील, तो उसमें कोई मसला नहीं हैगा। द थिंग इज दैट यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू कॉल योर इंश्योरेंस कंपनी, और आपने जो है वो रिपोर्ट करना है कि जी आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट एक्सीडेंट एंड यू नो व्हाट फॉर टुडे आई एम फीलिंग पेन, आई हैव स्टार्टेड व्हेन आई वोक अप माय बैक इज स्टिफ, आई एम हैविंग शोल्डर पेन, आई एम नेक पेन। तो जो है वो आप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके यू जस्ट गेट योर क्लेम रजिस्टर्ड, और जो है वो आप हमें कॉल करें, हम आपको सारा गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है वो आपने जो है वो करना है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। नहीं, अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है तो आपको दूसरे दिन करें, हाँ ना, तीसरे दिन करें, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, बाज दफा मैंने ये भी सुना है कि जो शख्स, दो पार्टी होती है, जाहिर है दो लोग होते हैं एक्सीडेंट करने वाले, तो ये कहते हैं कि जिसने पहले पुलिस को बुला ली या किसी ने कॉल कर लिया इमरजेंसी या एम्बुलेंस,
तो सारे बेनिफिट उसकी तरफ जाते हैं कि आपने पहले किया, आपको कुछ नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है ऐसी कोई बात कि नहीं मैंने पहले पुलिस कॉल कर दिया कि मेरी गलती नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है? ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए ना, पुलिस को तो पासर भाई भी बहुत सी दफा कॉल कर देते हैं, अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलती तो जिसकी है उसकी गलती हैगी, उसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैंने पहले कॉल कर दिया तो मैं कोई जो है वो मतलब मेरी गलती नहीं है या मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ, गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं। जिसकी गलती है उसकी गलती हैगी। वो मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि फॉल्ट डिटर्मिनेशन रूल्स आर देयर, वो फॉल्ट डिटरमिन करने के लिए वो रूल्स वहां पर हैंगे, वो गलती डिटरमिन करेंगे क्या या किसकी गलती है किसकी गलती नहीं हैगी, ये उसका कोई पैरामीटर नहीं हैगा। अच्छा, तो सर मैं आपसे एक जाती सवाल करूंगी कि पूरी तालीम आपने जैसे शुरू में बताया, एक्सप्लेन किया कि आप पाकिस्तान से करके आए थे और फिर आपने यहाँ पर भी अपने आप को अपग्रेड किया है। जी। तो क्या आपको क्या फर्क लगा सर कनाडा में और पाकिस्तान के, दोनों जगह आपने जाहिर है जॉब वहां पर भी की, यहाँ पर भी सर्विस लीगल सिस्टम में तो क्या आपको सिस्टम में कुछ चेंज लगा है आपको कनाडा और पाकिस्तान के सिस्टम में? बहुत बड़ा चेंज है। कनाडा का लीगल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम हैगा, और उसके साथ साथ जो है वो स्पीडी लीगल सिस्टम हैगा। यानी मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन का मतलब ये है कि डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल, ये जो इंजरी क्लेम होते हैं ये भी एक लिटिगेशन हैगा। ये ज्यादातर केसेस जो है ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैंगे, यानी केस तो कोर्ट में जाता हैगा लेकिन उससे पहले पार्टीज जो है वो आपस में रिजॉल्व कर लेती हैं और कोर्ट को बता देती हैं कि जी हमने रिजॉल्व कर लिया है मैटर। ये सिस्टम की ब्यूटी हैगी कि वरना यहाँ पे इतने केसेस पाइल अप हो जाए और सिस्टम इतना डिले हो जाए कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो है बेसिकली एम्फेसिस हैगा वो इसको एक टर्म है जिसको कहते हैं ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी आप जो है वो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के थ्रू फर्ज किया कि जैसे मेरा किसी शख्स के डिस्प्यूट हैगा और मतलब ये कि आई हैव टू गेट सम मनी फ्रॉम हिम और उसके पास सारे सबूत भी हैंगे और मेरे पास सारे सबूत भी हैंगे, तो वी कैन गेट अ मीडिएटर, क्योंकि पार्टीज तो आपस में जो है वो तो दे आर बैटलिंग राइट, तो एक मीडिएटर, न्यूट्रल मीडिएटर लेके ट्राई टू रिजॉल्व इट। ये मतलब ये कि बिला वजह कोर्ट में अगर जाएगा। एक और ब्यूटी जो है वो कोर्ट सिस्टम की वो ये है कि लूजिंग पार्टी हैज टू पे। अगर फर्ज किया मेरा कोई केस हैगा, मैं कोर्ट में गया, ट्रायल पे गया, वो अब मैंने कोर्ट का टाइम सारा जो है वो यूज किया, दूसरे लॉयर को मैंने जो है वो बिजी करके रखा, वो 3-4 दिन जो है वो ट्रायल होता रहा, एविडेंस सारी जो है वो अपना उसमें जो है वो प्रेजेंट की गई सारी, और जो है आखिर में मैं केस हार गया तो कोर्ट जो है वो मेरे ऊपर कॉस्ट लगा देगी। अच्छा, ये भी होता है? जी। अच्छा, यानी लूजिंग पार्टी हैज टू पे। लूजिंग पार्टी, बिल्कुल। तो अगर आप ये 3-4 दिन की कॉस्ट जो है वो दूसरे लॉयर की कॉस्ट जो है तकरीबन $40,000 to $50,000 इन एडिशन टू जो पे करना है वो तो पे करना है जो क्लेम हैगा, लेकिन क्योंकि मैं लूजिंग पार्टी हूँ लिहाजा दूसरे लॉयर की कॉस्ट जो है वो मैंने पे करनी हैगी। तो ये जो है ये डेटरेंट है यहाँ पे लीगल सिस्टम में कि आप जो है इफ यू आर गिल्टी or if you owe something to somebody, just pay. Because if you try to take this matter to trial and waste court's time, other parties' time, you will be punished by cost consequences. ये बहुत बड़ा फर्क है ये यहाँ पे। और फिर दूसरी बात ये है कि सिस्टम जो है बहुत फेयर सिस्टम हैगा। यानी इसमें ये नहीं हैगा कि कोई जो है वो स्किन की बेस पे इश्यूज डिसाइड हो रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं हैगा। कंप्लीट जो है वो फैक्ट बेस्ड सिस्टम हैगा, जो एविडेंस हैगी फैक्ट बेस्ड, जो फैक्ट है उस पे केस का फैसला होगा। ये नहीं फैसला होगा कि किसको किधर से आ रहा है, कौन किधर से कैसे जाएगा। बिल्कुल। और जो है वो पर्टिकुलरली जो जजेस हैंगे वो निहायत ही जो है मतलब ये कि जिसको कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी जो है ना वो मतलब इसमें इनफ्रिंज हैगी कि लीगल सिस्टम जो है उस पर जो है वो कोई डाउट क्रिएट ना हो उसकी इम्पार्शियलिटी पे और उसके जो है वो फेयरनेस पे। ये बहुत फेयर है जी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ के जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत फेयर है। अक्सर ये आपने सुना होगा कि बैक होम में बेचारे कोई भी हो, राह चलते किसी को कोई मार के चला जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, ना वो कहीं पे क्लेम कर सकते हैं, ना कोई इंश्योरेंस उनको कुछ दे रही होती है, बस ऐसे ही इस तरीके से अल्लाह वास्ते काम होता है। सर एक टाइम भी ख़त्म हो रहा है लेकिन एक मुख्तसर सा सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आजकल के जो हालात यहाँ पे कनाडा में देख रहे हैं कि गाड़ियों की चोरी, ठीक है ना, तो ये तो आपसे थोड़ा सा हट करके सवाल मैं कर रही हूँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फौरन ये इंश्योरेंस वालों को क्लेम करना चाहिए या फिर हम
ढूंढे उनको, चोर को, और चोर तो कभी भी नहीं मिलेंगे, अगर मिल भी जाएंगे तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पता है। जी बिल्कुल, जो है देखिए आपको पता है कि कितनी हो रही है चोरियां, गाड़ियों की चोरियां कितनी हो रही हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो रही हैं, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जी तकरीबन जो है वो मिसिसागा में अराउंड मोर देन 200 का फिगर था, शायद लास्ट मंथ भी मोर देन 200 जो है वो, मतलब ये कि कार जो है वो टेकन अवे, मतलब ये कि दे वर स्टोलन फ्रॉम गैराज और फ्रॉम ड्राइववे एटसेट्रा। आए दिन CP24 में आपको ये देखने के लिए मिल रहा होता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ भी, होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ना, तो इंश्योरेंस वाले इसके लिए फिर इसमें आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हैगी तो आपको तो कोई मसला नहीं है। हाँ। इसमें लेकिन एक बात जरूर रखें, क्योंकि ज्यादातर नई गाड़ियां जो है वो चोरी हो रही, महंगी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो उसमें आप जो है वो एक राइडर होता है जो आपको जो है वो आपकी परचेज वैल्यू जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। फर्ज की आपने गाड़ी 100,000 की ली है, तो अगर 1 साल बाद चोरी होती है वो, तो आपको 100,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अगर आपने वो राइडर लिया हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पे 3 साल से 5 साल तक देती है कि तो मेक श्योर दैट यू हैव दैट राइडर एडेड। उसके 10, 15, $20 जो भी आपके ज्यादा हो मंथली, बट दैट्स वेल वर्थ। अदरवाइज आपको जो है वो जो वैल्यू मिलेगी वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी, और आपको पता है 1 साल में 20, 25, 30 हज़ार गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है कि तो आप गाड़ी लेने जाएंगे तो यू विल हैव टू पुट योर ओन मनी। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। अब गाड़ियों का जो चोरी हो गई, ये तो गवर्नमेंट का काम हैगा लोकल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। आई थिंक अल्लाह से दुआ, गाड़ी को भी फूंक कर सोया करे। अपने पर दम करते हैं ना, तो गाड़ियों पे भी दम किया करे। अभी मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसके यहाँ से एक साथ 2 गाड़ियां, अब बज़ाब्ते आने के बाद में उन्होंने की मांगी है और कहा कि दे दें, और इस तरीके से। तो बहरहाल अल्लाह मियां सबके साथ बहुत रहम करे। हमारे साथ हैं बहुत अच्छी शख्सियत, आपसे बात करके बहुत मजा आया था। अभी बहुत सारे सवालात हमारे ध्यान में चल रहे थे जो मुझे पूछना भी था। और सर मैं आपसे ये सिर्फ एक बात और पूछूंगी, बच्चे कितने हैं आपके, ये बताइए। माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हाँ हाँ, तो सबको लॉयर बनाने का इरादा है? मेरी एक बेटी पैरालीगल है। अच्छा माशाल्लाह। तो वो अभी माशाल्लाह शादी हो गई है, तो वो अभी वाटरलू में रहती है। दूसरी बेटी मेरी अभी जो है वो लॉ स्कूल में है। हाँ। तो इट्स हर 2nd ईयर, तो इंशाल्लाह 3 साल बाद शी विल बी अ लॉयर माशाल्लाह। तो बाकी भी जो है वो बच्चे, एक और बेटी वाटरलू यूनिवर्सिटी में है। पूरी टीम तैयार होने वाली है। जी आप लोग मत जाइएगा। बिल्कुल सही है। एम रजा साहब से जरूर राब्ते में रहिएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी हादसे का शिकार हो, तो अपनी कम्युनिटी के जानी पहचानी शख्सियत है। सर हमारे टीवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है हमारा। जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आरफा सिस्टर आरफा मुजफ्फर साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से ये आवाज़ टीवी जो है ये कम्युनिटी की आवाज़ है। बिल्कुल, कम्युनिटी के लोगों को जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, कम्युनिटी के बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है। जी जी। तो जिसके लिए जो है वो आपकी सारी टीम बहुत ही जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैगी। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपने मुझे जो है अपने इतने प्रोमिनेंट चैनल पे इनवाइट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। भाई आपका अदब से भी ताल्लुक है, आप हर मुशायरे में नजर आते हैं, हर पार्टी में, फंक्शन में, टोरंटो में कहीं पर भी कोई फंक्शन पार्टी हो रही हो तो सैयद साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मैंने आज यही सोचा कि भाई आप तो हैं ही, आपके अपने शोबे में तो बहुत कामयाब हैं, तो आपको ये अदबी महफिल में भी हम मदू करें। हमारे जो बज़्म शेर व अदब का प्रोग्राम है ये, और ये उर्दू से सारे जुड़े हुए हैं सब लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही मैं ई आवाज़ टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि हम सबको टाइम देते हैं। आप बहुत अच्छे लोगों को मुझे लाने का और यहाँ पे उनका इंटरव्यू करने और आप लोगों को जानने का मौका मिलता है। इसके साथ ही टाइम चूँकि बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, हमेशा की तरह आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।